गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हाजिर हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है व्हीट, गेहूं से संबंधित जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। गेहूं से संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते हैं या बन सकते हैं वो सारे हम कराने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो जितने प्रश्नों पर यहाँ डिस्कस हो जाएगा, चर्चा हो जाएगी, वो सारे प्रश्न आप सबके लिए उपयोगी होंगे। परीक्षाओं में इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मुझे लगता है इससे बाहर एग्जाम में पूछता नहीं है, जितने पर हम चर्चा कर लेंगे। तो हम गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं जो है, सबसे पहले जो मनुष्य मॉडर्न मैन बना, खेती करने की शुरुआत हुई मनुष्य की, सबसे पहले उसने जौ की खेती की, जौ के बाद फिर गेहूं की खेती शुरू की। तो गेहूं की अगर हम बात करें, इसमें 3 स्पीशीज होती हैं, हेक्साप्लॉइड, डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड कॉमनली ग्रो भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली प्रजाति है वो हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड में गुणसूत्रों की संख्या 2n = 42 होती है। और डिप्लॉइड ये जो है ये प्रजाति बहुत कम उगाई जाती है, इसमें जंगली होती है। दूसरा टेट्राप्लॉइड, ये भी मतलब बहुत कम उगाई जाती है, इसमें केवल एक स्पीशीज है, जैसे ट्रेटिकम ड्यूरम जो सूजी के लिए उपयोगी है, वो उगाई जाती है, बहुत कम क्षेत्र पर वो भी उगाई जाती है। तो हम आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें बॉटनिकली व्हीट या गेहूं की हम बात करें तो बॉटनिकली गेहूं का वानस्पतिक जो नाम है हेक्साप्लॉइड का है वो है ट्रेटिकम एस्टिवम। ट्रेटिकम एस्टिवम कॉमनली ग्रो इन इंडिया। ये मुख्यतः भारत में ट्रेटिकम एस्टिवम भारत में उगाया जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n = 42 है। डिप्लॉइड में 2 स्पीशीज आती है। डिप्लॉइड में ट्रेटिकम बायोटिकम और ट्रेटिकम मोनोकोकम। ट्रेटिकम बायोटिकम ये जंगली प्रजाति है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n = 14 होती है, 14 होती है। और ट्रेटिकम मोनोकोकम इसमें गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। इसके बाद हम बात करें टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड में भी 3 स्पीशीज आती है। ट्रेटिकम डाइकोट्स बायल जंगली प्रजाति, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n = 28। ट्रेटिकम डाइकोकम इमरभी, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n = 28, मतलब 2n = 28। इसके बाद ट्रेटिकम ड्यूरम में भी गुणसूत्रों की संख्या 28 होती है। ये ट्रेटिकम ड्यूरम से सबसे ज्यादा एग्जामिनर के द्वारा सवाल पूछा जाता है कि कौन सी व्हीट की स्पीशीज, कौन सी प्रजाति सूजी बनाने के लिए उपयुक्त है या अच्छी है, किस वैरायटीज की सूजी बनाई जाती है, तो वो है ट्रेटिकम ड्यूरम। ये गुड फॉर सूजी बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है, सूजी इससे बनती है। तो ये वानस्पतिक नाम हो गए, इन सब के वानस्पतिक नाम हो गए। बॉटनिकली इन्हें ट्रेटिकम स्पीशीज के साथ सभी के बॉटनिकली नाम हो गए। अब हम इसकी ओरिजिनल हिस्ट्री इन सब पर चर्चा करते हैं। ओरिजिन कहाँ इसका ओरिजिन हुआ, इन सब विषयों पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसके अगर हम बात करें, इसका हम अगर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन प्लेस जो है, ओरिजिन प्लेस यानी जन्म स्थान की बात करें तो इसका जन्म स्थान साउथ ईस्ट एशिया माना गया है। साउथ ईस्ट एशिया, स्पेशली टर्की, इसका जन्म स्थान साउथ ईस्ट एशिया या टर्की माना गया है। अगर हम बात करें गेहूं की खेती की तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हाईएस्ट एरिया पर ग्रोइंग क्रॉप, विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी फसल का, किसी क्रॉप का क्षेत्रफल है तो वो है गेहूं का। विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का एरिया है। और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में अगर हम वर्ल्ड वाइज बात करें, प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर है चाइना। उत्पादन में चाइना का पहला स्थान है, चीन का पहला स्थान है। उत्पादन में चीन प्रथम नंबर पर है
और भारत द्वितीय नंबर पर है। भारत की सेकंड पोजीशन है उत्पादन की दृष्टि से। ये मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना और उत्पादन की दृष्टि से ये पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है उत्पादन की दृष्टि से। ये हुआ ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस के बाद अगर हम चर्चा करें, ये गेहूं की अगर हम बात करें तो ये किंग ऑफ ऑल सीरियल्स मीन सभी जो फसल है उनका राजा कहलाता है, किंग ऑफ ऑल सीरियल्स। इसकी सिंचाई की अगर हम बात करें तो सिंचाई की 5 स्टेज होती है, 5 से 6 अवस्थाएं सिंचाई की होती है। 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये डॉक्टर BL भारद्वाज ने इन अवस्थाओं को डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन, ये सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है, एग्जामिनर के द्वारा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। CRI स्टेज की बात करें तो ये 21 डे के बाद आती है। ये 20 से 25 दिन की अवस्था होती है। DAS, इस DAS का मतलब है डेज ऑफ सोइंग, डेज आफ्टर सोइंग मीन्स सिंचाई के, बुवाई के इतने दिनों के बाद। तो बुवाई के किस दिन के बाद CRI स्टेज आती है। CRI के बाद टिलरिंग स्टेज आती है, ये आती है 40 से 45 दिन के बाद। ये इसके बाद हम बात करें ज्वाइंटिंग आती है 60 से 65 दिन के बाद, डेज आफ्टर सोइंग। और जो फ्लावरिंग स्टेज आती है वो आती है 80 से 85 डेज आफ्टर सोइंग। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बूटिंग स्टेज कौन सी होती है। बूटिंग स्टेज कितने दिन के बाद, जो फ्लावरिंग स्टेज है इसी स्टेज को हम बूटिंग स्टेज बोलते हैं। ये 80 से 85 दिन के बाद आती है। इसके बाद आती है मिल्किंग, 100 to 105, 100 से 105 दिन के जो अवस्था होती है वो मिल्किंग स्टेज होती है, इसमें पानी देना चाहिए। इसके बाद 6 डफ स्टेज, ये 120 से 125 दिन में आती है। तो ये सिंचाई की है। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यदि आपके पास केवल एक ही सिंचाई की व्यवस्था हो, एक ही पानी अवेलेबल हो, तो किस अवस्था में देना चाहिए। यदि आपके पास वन इरिगेशन फैसिलिटी है, अगर आपके पास वन इरिगेशन फैसिलिटी है तो आप CRI स्टेज में देंगे। CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन, अगर आपके पास केवल एक ही सिंचाई की व्यवस्था है तो आप इसको CRI स्टेज में पानी देंगे। यदि आपके पास 2 सिंचाइयों की व्यवस्था है, यदि आपके पास 2 सिंचाइयों की व्यवस्था है तो आप CRI एंड फ्लावरिंग, यदि आपके पास एक सिंचाई की व्यवस्था है, हिंदी में भी लिख लीजिए, यदि आपके पास एक सिंचाई की व्यवस्था है, सुविधा है, तो आप देंगे CRI स्टेज में। यदि आपके पास 2 सिंचाइयों की व्यवस्था है, 2 बार पानी की व्यवस्था है, तो आप देंगे CRI और फ्लावरिंग स्टेज में। ये सिंचाई की व्यवस्थाओं की, सिंचाई की अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज्यादा इसमें ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं के द्वारा बहुत बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरी, इस प्रश्न को सबसे ज्यादा पूछा जाता है बूटिंग स्टेज कब आती है, कितने दिनों के बाद आती है। फ्लावरिंग स्टेज ही बूटिंग स्टेज है। तीसरा प्रश्न ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर यदि आपके पास एक ही सिंचाई की आवश्यकता, अगर पानी की फैसिलिटी है, तो आप किस अवस्था में देंगे। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा
पूछे जाते हैं इन प्रश्नों के बारे में। अब हम बात करें गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, परीक्षा में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। तो गेहूं में ग्लूटिन प्रोटीन पाई जाती है 8 से 11% होती है, 8 से 11% तक होती है। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है, गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। यदि आप मिक्स क्रॉप कर रहे हैं, मीन्स गेहूं में अगर आप मस्टर्ड डाल रहे हैं, सरसों डाल रहे हैं, तो गेहूं में जो व्हीट और मस्टर्ड का रेशियो, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। व्हीट और मस्टर्ड का जो रेशियो है वो 9:1 का रेशियो रखा जाता है। ये भी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रोटीन, ग्लूटिन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटिन प्रोटीन। और गेहूं में आप आप गेहूं में सरसों बोना चाहते हैं, गेहूं में सरसों बो रहे हैं, तो उसका रेशियो क्या रहता है, अनुपात क्या रहता है। तो व्हीट और मस्टर्ड का जो रेशियो रहता है 9:1, मीन्स 9 लाइनें गेहूं की होंगी और 1 लाइन मस्टर्ड की होगी या सरसों की होगी। आप इस तरह से आप गेहूं की जो पूरा रेशियो है वो रखा जाता है मस्टर्ड और गेहूं का। मित्रों, अभी हम चर्चा किए थे इसके बारे में। और अगर हम वैरायटियों पे अगर चर्चा करें तो इसमें वैरायटियों को हमने 3 ग्रुप में बांटा है। सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी, डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी और ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी। लर्मा राजो 64A, ये सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी है। सुजाता और गिरजा, ये सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटियां हैं। वैरायटियां तो बहुत है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वैरायटियां ही हमने यहाँ दी है, तो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली वैरायटी है वही यहाँ उनका हमने जिक्र किया है, चर्चा किया है। कल्याण 227, सोनारो 64, चोटी लर्मा। अब हम जनक और प्रताप, ये वैरायटियां डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी हो गई। और ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी की बात करें तो जवाहर, ज्योति, हीरा, मोती, संगम, ये जो हीरा और मोती, ये प्रजातियां परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। इसके बाद अगर कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि रोटी बनाने के लिए गेहूं की सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है, तो WH-147 ये रोटी के लिए सबसे अच्छी वैरायटी मानी गई है। रोटी के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है, रोटी के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है, इसकी रोटी सबसे अच्छी बनती है। तो ये रही वैरायटियां। अगर बात करें डेज की बात, तो ये क्लाइमेटिकली अगर हम बात करें तो अगर मित्रों हम चर्चा करें क्लाइमेटिकली जो है, ये C3 प्लांट है, C3 लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट मीन्स पौधों को C3 C4 में कैसे बांटा है, जो चौड़ी पत्ती वाले पौधे हैं, जैसे ईख है, ज्वार है, बाजरा है, इस प्रकार के जो पौधे हैं वो C4 में आते हैं। गेहूं है, धान है, इस प्रकार के जो पौधे हैं इनकी पत्तियां पतली होती हैं, वो C3 में तो गेहूं जो आता है वो C3 प्लांट है। लॉन्ग डे की बात करें तो डे की मीन्स जिन्हें ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है। लॉन्ग डे प्लांट यानी शॉर्ट डे, मतलब एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, ये जो समय लिया गया है लॉन्ग डे शॉर्ट डे, ये जब फसल तैयार होती है उस समय से लिया गया है। गेहूं को हम बुवाई जो करते हैं वो ठंड में करते हैं, लेकिन जब वो तैयार होता है गेहूं का तो उस समय ज्यादा प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये लॉन्ग डे प्लांट है। बात करें स्पेस की बात करें तो इसके सोइंग के लिए रो टू रो 22.5 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। और प्लांट टू प्लांट की बात करें, प्लांट टू प्लांट 7 से कहीं जिक्र है 7.5, कहीं 7 से 10 है, कहीं 7 है, तो 7 से 10 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। ये इसके बाद अगर हम बात करें इसका सीड रेट की बात करें
सीड रेट, तो ये अलग अलग है। अगर हम बात करें डिबलर, अगर डिबलर के द्वारा हम गेहूं की बुवाई कर रहे हैं तो इसमें 25 से 30 केजी सीड की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल सोइंग के लिए, अगर हम बात करें नॉर्मल सोइंग के लिए, साधारण बुवाई के लिए 100 केजी की आवश्यकता होती है, 100 केजी पर हेक्टेयर। इसके बाद अगर हम बात करें लेट सोइंग के लिए, लेट सोइंग के लिए 125 केजी प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। अब बात करें मेथड ऑफ सोइंग। मेथड ऑफ सोइंग में कुछ मेथड हैं, सोइंग बुवाई के कुछ मेथड हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे अभी। अब हम अभी चर्चा कर रहे थे, अब हम बात करें डेप्थ ऑफ सोइंग। बुवाई की जो गहराई है नॉर्मली, डेप्थ ऑफ सोइंग वो है 5 सेंटीमीटर। मीन्स बीज को हम इतनी गहराई पर बोना चाहिए बीज के लिए। अब हम बात करें इन्फ्लोरेसेंस मीन्स जो इसका पुष्पक्रम है, गेहूं का पुष्पक्रम है, पुष्पक्रम ये स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहलाता है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। इसके बाद अगर हम बात करें गेहूं का जो सीड है, गेहूं का जो दाना है, सीड, इसे बोलते हैं कर्नल। और टाइप ऑफ सीड की बात करें, टाइप ऑफ सीड, तो ये कैरियोप्सिस टाइप ऑफ सीड है। कैरियो, इसका टाइप ऑफ अगर बीज की बात करें तो ये कैरियोप्सिस कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इनके कैरियोप्सिस, मित्रों अब हम इसके कुछ सोइंग मेथड, मींस बुवाई की विधियां क्या है, इन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले बात करें, इन सब के लिए एक आइसोलेशन डिस्टेंस होती है। अगर हम सीड के लिए अगर डेवलप करना चाहते हैं तो आइसोलेशन डिस्टेंस के लिए, आइसोलेशन डिस्टेंस जो रखते हैं वो इसकी 3 मीटर होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, गेहूं की आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं, तो 3 मीटर ये बहुत पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं सोइंग के मेथड ड्रिलिंग मेथड, मतलब सीड कम फर्टिलाइजर, इसमें बीज फर्टिलाइजर सब एक मशीन में डाल दिया जाता है, उसके द्वारा सोइंग होती है। डिबलिंग मेथड मींस डिबलर के द्वारा बुवाई होती है। इसमें सबसे कम सीड की आवश्यकता होती है, सबसे कम बीज की आवश्यकता होती है, लेस सीड रिक्वायर्ड, इसमें सबसे कम सीड की आवश्यकता होती है। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जिसे हम बिखेरा विधि, मतलब बिखेर कर खेतों में देखा होगा किसान मोस्टली बोते हैं। अब तो ये कम हो गया है, तो सीड कम फर्टिलाइजर ज्यादा चल रहा है, तो ये ब्रॉडकास्टिंग में सबसे ज्यादा बीज की आवश्यकता इस मेथड में होती है। इसके बाद 2 मेथड और हैं जो पुराने समय में काफी प्रचलित थे, इस समय तो कम चल रहे हैं। यह है कैरा मेथड और कोरा मेथड। कैरा मेथड में क्या होता है, एक हल होता था, देसी हल जिसे बोलते हैं, वो चलता था आगे और पीछे पीछे किसान जो था वो गेहूं उसमें डालता जाता था। उस मेथड को हम कैरा मेथड कहते हैं। इसके बाद है कोरा मेथड। कोरा मेथड में क्या होता था, कोरा मेथड में हल के पीछे एक बैम्बू, खोखला बैम्बू टाइप बांध दिया जाता था, उसमें ही जो किसान था वो बीज डालता था। तो ये 2 मेथड, कैरा और कोरा मेथड भी मतलब यूज करते हैं बुवाई के लिए। अगर अब हम बात करें, इसके बाद चर्चा करेंगे अब इसका, अब हम बात करें इसके लिए एनपीके की आवश्यकता, एनपी और के। नाइट्रोजन 100 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 16 बीघा का लगभग हेक्टेयर होता है। इसके बाद पी 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। और के की बात करें
तो के जो है कई बुकों में अलग अलग मिली है, कहीं 100 से 130 है, कहीं 100 से 150 है, कहीं 100 से 110 है, इस तरह से। तो ये के मींस पोटास की बात, तो नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन 100 से 150, फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 100 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अप्लाई के समय में ये फुल डोज ऑफ बेसल एप्लीकेशन नहीं लगता है। ये जो दोनों है पी और के, इन्हें हम बुवाई के समय ही इनकी पूरी डोज दे देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो बेसिस जो डोज है इसके ये जब बुवाई के समय ओनली 110 अप्लाई करते हैं। इसके बाद फिर फर्स्ट इरिगेशन, थर्ड पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई और तीसरी सिंचाई पर 2-3 समय में इसकी बेसल डोज देकर हम इससे नाइट्रोजन को देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें बात करें खरपतवार, मींस इसमें कौन कौन से खरपतवार लगते हैं, कौन कौन से बीड लगते हैं। तो बीड की सब बात करें, बीड इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनर में, गेहूं में कौन सा बीड कौन सा खरपतवार लगता है। तो खरपतवार में अगर हम बात करें बथुआ, चीनोपोडियम जिसे बोलते हैं, बथुआ बहुत ही फेमस है, जिसका वानस्पतिक नाम है चीनोपोडियम एल्बम। चीनोपोडियम एल्बम ये बथुआ का वानस्पतिक नाम है। इसके बाद अवेना भटुआ एक जंगली जई है, जंगली जई भी इसमें लगती है, जिसका नाम जंगली जई, जंगली जई मीन्स अवेना भटुआ, अवेना भटुआ इसका वैज्ञानिक नाम है, ये इसमें लगती है। और कासनी है, कासनी ये भी इसका मुख्य बीड है। इसके बाद हम उसकी चर्चा करें बीमारियों पर। बीमारी में मित्रों अभी हम चर्चा कर रहे थे गेहूं में लगने वाली बीमारियां, गेहूं में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। तो सबसे ज्यादा गेहूं में जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है वो है रस्ट। रस्ट लगता है। रस्ट 3 प्रकार के होते हैं, मींस इसे गेरुई बीमारी होती है। रस्ट मींस गेरुई, गेरुई ये 3 प्रकार का होता है। ब्राउन रस्ट मींस भूरी गेरुई, येलो रस्ट पीली गेरुई और ब्लैक रस्ट मींस काली गेरुई। 3 प्रकार के रस्ट लगते हैं इसमें। रस्ट की सबसे पहले जो खोज की थी, मींस गेरुई बीमारी है, रस्ट बीमारी है, इसकी सबसे पहले खोज की थी डॉक्टर केसी मेहता के द्वारा की गई। डॉक्टर केसी मेहता हरियाणा के मूलतः निवासी हैं, इनके द्वारा इस पर हरियाणा में खोज की गई। अब हम बात करें ब्लैक रस्ट। तो ब्लैक रस्ट जो होता है कुछ स्पीसीज है इनके द्वारा लगती है। जैसे ब्लैक रस्ट की बात करें, पक्सीनिया, ब्राउन रस्ट पक्सीनिया रिकॉन्डेटा ट्रेटिसाई के द्वारा लगती है। येलो रस्ट पक्सीनिया स्ट्राइसिफॉर्मिस के द्वारा लगती है। अब यही अगर हम बात करें ब्लैक रस्ट तो पक्सीनिया ग्रैंडिस ट्रेटिसाई के द्वारा लगता है। और एक सबसे ज्यादा लगता है लूज स्मट, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, लूज स्मट किस पैथोजन के द्वारा लगता है। तो अस्टिलैगोन्यूडा ट्रेटिसाई इसका पैथोजन जो है, लूज स्मट का पैथोजन है वो अस्टिलैगोन्यूडा ट्रेटिसाई। पाउडरी मिल्ड्यू भी गेहूं में लगता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो लगता है एरिसाइडी ग्रैंडिस ट्रेटिसाई पैथोजन के द्वारा लगता है। तो ये जो रस्ट है इनके पैथोजन है ब्राउन रस्ट पक्सीनिया रिकॉन्डेटा, येलो रस्ट पक्सीनिया स्ट्राइसिफॉर्मिस, ब्लैक रस्ट पक्सीनिया ग्रैंडिस ट्रेटिसाई। और इसके बाद लूज स्मट की बात करें, लूज स्मट अस्टिलैगोन्यूडा ट्रेटिसाई। ये आयोग में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये प्रश्न लोक सेवा आयोग में कई बार आया है, लगातार आता है। इनमें से एक प्रश्न अगर आयोग की परीक्षा देंगे तो उनमें से जरूर पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें इसका उत्पादन या यील्ड, उत्पादन की बात करें, इसकी उत्पादन की बात करें तो 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर, मींस जो इसकी उत्पादन मिलता है वो 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उत्पादन और उत्पादकता, मींस अगर हम बात करें प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर यूपी है, उत्तर प्रदेश है। मींस जो टोटल उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी मींस
प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या होता है? प्रोडक्शन मीन्स ओवरऑल, प्रोडक्टिविटी मीन्स पर यूनिट। एक यूनिट मीन्स एक बीघा ले लें, एक बिस्बा ले लें या एक हेक्टेयर ले लें, उस यूनिट के हिसाब से जो उत्पादकता निकलती है, जो प्रोडक्टिविटी होते हैं। तो प्रोडक्टिविटी के मामले में पंजाब जो राज्य है भारत का, पंजाब प्रथम नंबर पर है प्रोडक्टिविटी के मामले में। तो ये उत्पादन में यूपी और उत्पादकता में पंजाब। अब मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक गेहूं का वो कवर हुआ। ये निश्चित रूप से आप अगर किसी भी एग्जाम की परीक्षा दे रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं समझता हूं इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए, ना आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप अगर हमारे दर्शक हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल के टॉपिक में आगे मुलाकात होगी, हम आप मिलेंगे। कल का जो नया टॉपिक होगा वो होगा पैडी, धान, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।